students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you about the interference theory of memory. In this video, I tell you about the development of the theory statement, types of interference and experiments of interference theory. So let's start our lecture. सबसे पहले हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि इंटरफेरेंस थ्योरी जो है उसकी डेवलपमेंट किसने की थी. सो इंटरफेरेंस थ्योरी जो है वो फर्स्टली प्रपोज्ड की थी एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन ए बर्गस्ट्रॉम. 1892 में जॉन ए बर्गस्ट्रॉम ने फर्स्ट टाइम इंटरफेरेंस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था. लेकिन उस वक्त इस थ्योरी को इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस जो है या इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हासिल नहीं हुई थी इस थ्योरी को. फिर उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एंड ह्यूगो मंस्टरबर्ग इन दोनों ने मिलके इस थ्योरी को और एक्सपेंड किया था, इस थ्योरी को रिफाइन किया था, इसमें मज़ीद कॉन्सेप्ट्स ऐड किए थे. अब हम इन दोनों को देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की थी इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ मेमोरी में. सबसे पहले एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा काम किया है. एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म में एक थ्योरी डेवलप की है जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग. इसके अलावा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट भी प्रोपोज्ड किया था. एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इंटरफेरेंस थ्योरी में क्या कंट्रीब्यूशन की थी. इन्होंने ये अंडरस्टैंड करना चाहा था कि हमारी जो प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन होती है या हमारी जो प्रीवियसली लर्नड मटेरियल होता है या नॉलेज होती है वो किस तरह से हमारी न्यू मटेरियल या न्यू इंफॉर्मेशन की लर्निंग में इंटरफेयर करती है. कि जैसे आपके माइंड में ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है और अब आप एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो लर्न करना चाहते हो या एक नया मटेरियल जो है वो लर्न करना चाहते हो, तो आपकी वो पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी मेमोरी में मौजूद है वो किस तरह से आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन की लर्निंग में इंटरफेयर करती है. तो इस चीज़ को एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहा था. सेकेंडली अगर हम देखें तो वो है ह्यूगो मंस्टरबर्ग. ह्यूगो मंस्टरबर्ग जो कि एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी इंटरफेरेंस थ्योरी में अपनी कंट्रीब्यूशन की थी. इन्होंने ये एक्सप्लोर करना चाहा था कि जो इंटरफेरेंस है वो किस तरह से एक ह्यूमन की मेमोरी और उसकी लर्निंग को अफेक्ट करती है. मतलब ये कि जो इंटरफेरेंस है वो कैसे हमारी मेमोरी और लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लर्निंग और मेमोरी पर, किसका, इंटरफेरेंस का. तो इस तरह से एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और ह्यूगो मंस्टरबर्ग ने मिलकर जो इंटरफेरेंस थ्योरी है जो कि जॉन ए बर्गस्ट्रॉम ने प्रपोज की थी उसको और एक्सपेंड किया था, उसको और रिफाइन किया था इन द अर्ली 20th सेंचुरी. अब हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस है क्या. सो व्हाट इज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस इज अ फिनोमिनन where the presence of certain information affects the ability to remember or recall other information. इंटरफेरेंस क्या है. एक ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की मेमोरी में एक सर्टेन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. वो सर्टेन इंफॉर्मेशन या वो सर्टेन मटेरियल जो एक इंडिविजुअल की मेमोरी में प्रेजेंट है वो क्या करता है, उस इंडिविजुअल को कोई दूसरी कोई नई इंफॉर्मेशन या नए मटेरियल को रिमेंबर या फिर रिकॉल करने नहीं दे रहा होता. मतलब कि आपकी माइंड में, आपकी मेमोरी में जो ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन या कोई मटेरियल मौजूद है तो वो क्या करता है, आपको किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन या दूसरे किसी मटेरियल को जो आपके माइंड में मौजूद है उसको रिकॉल नहीं होने दे रहा होता या उसको रिमेंबर नहीं होने दे रहा होता. तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस. नाउ वी हैव the two types of interference. First we have proactive interference and second one retroactive interference. Proactive interference क्या है. Proactive interference को proactive inhibition भी कहा जाता है. Proactive interference में क्या होता है कि आपके माइंड में
जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, जो ऑलरेडी लर्नड इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में मौजूद है, वो नई इंफॉर्मेशन को, नई वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है, जो आपने रिसेंटली लर्न की है, रिसेंटली आपकी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन गई है, उस रिसेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं होने दे रही होती वो अर्लियर इंफॉर्मेशन या वो पुरानी वाली इंफॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने अभी अपने फ़ोन की सिम चेंज की है। एक आपकी पुरानी सिम थी, उस पुरानी सिम का एक फ़ोन नंबर था, और अभी आपने एक रिसेंटली न्यू सिम परचेज़ की, उसका एक फ़ोन नंबर है। आपको आपकी पुरानी सिम का फ़ोन नंबर भी याद है, और आपने अभी क्योंकि सिम चेंज की है तो आपने नया वाला नंबर भी अभी याद किया है। तो अब आपके माइंड में दो नंबर की इंफॉर्मेशन मौजूद है, एक आपके पुराने वाली नंबर की इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में मौजूद है, और एक आपकी रिसेंट जो आपने फ़ोन नंबर मेमोराइज़ किया है वो इंफॉर्मेशन भी आपकी मेमोरी में मौजूद है। तो अब आपसे कोई आपका फ़ोन नंबर पूछता है, तो आप क्या करते हो कि आप अपने नया वाला फ़ोन नंबर बताने के बजाय, नए वाले फ़ोन नंबर को रिकॉल करने के बजाय आप पुराने वाले फ़ोन नंबर को रिकॉल कर रहे हो। तो क्या हुआ कि उस पुरानी वाली इंफॉर्मेशन ने आपकी नई वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉल होने नहीं दिया। सो इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंड टाइप है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इसका ऑपोजिट है। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि आपकी जो नई वाली इंफॉर्मेशन है वो आपकी पुरानी वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं होने दे रही होती। जैसे अगर हम इसी फ़ोन नंबर वाली एग्जांपल को देखें, आपसे जो है वो कोई आपकी पुरानी सिम का फ़ोन नंबर पूछता है, और आप जो है वो अपनी नई वाली सिम का फ़ोन नंबर रिकॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी नई वाली इंफॉर्मेशन ने, नए वाले फ़ोन नंबर ने पुरानी वाली इंफॉर्मेशन मींस पुराने वाले फ़ोन नंबर को रिकॉल होने नहीं दिया। इसको कहा जाता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन भी कहा जाता है। ये इंटरफेरेंस ज़्यादातर उस वक्त होती है जब दोनों इंफॉर्मेशन मींस पुरानी वाली और नई वाली इंफॉर्मेशन जो है दोनों सिमिलर होती हैं, तब जो है इंटरफेरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट्स को देख लेते हैं जो कि जॉन ए बर्गस्ट्रॉम ने परफॉर्म किए थे। सबसे पहले प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें तो जॉन ए बर्गस्ट्रॉम ने क्या किया था कि दो ग्रुप्स बनाए थे। एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक था कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता इन रिसर्च। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दो टर्म्स हैं जो कि रिसर्च में यूज़ होती हैं। तो जॉन ए बर्गस्ट्रॉम ने क्या किया, दो ग्रुप्स बनाए थे, एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक था कंट्रोल ग्रुप। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 3 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। और एक और चीज़ एक्सपेरिमेंट में क्या थी कि 2 लिस्ट थी। ठीक है, एक लिस्ट ए थी और एक थी लिस्ट बी। लिस्ट ए या लिस्ट बी कोई भी लिस्ट हो सकती है, वो किसी ग्रॉसरी की लिस्ट हो सकती है, किसी कलर्स के नेम की लिस्ट हो सकती है, या कोई भी और लिस्ट वो हो सकती है। तो 2 लिस्ट थी, लिस्ट ए और लिस्ट बी। 3 स्टेप्स पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था और 2 ग्रुप्स थे जिन पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया बर्गस्ट्रॉम ने, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को लिस्ट ए लर्न करने को कहा, लिस्ट ए मेमोराइज करने को कहा, जबकि कंट्रोल ग्रुप को कुछ करने को नहीं कहा गया था, वो रेस्टिंग फेज में थे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद दोनों ग्रुप्स को बर्गस्ट्रॉम ने, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और कंट्रोल ग्रुप को, दोनों को लिस्ट बी मेमोराइज करने को कहा। दोनों ग्रुप्स ने लिस्ट बी मेमोराइज की। ये हो गया सेकंड स्टेप। फिर कुछ टाइम बाद बर्गस्ट्रॉम ने दोनों ग्रुप्स को कहा कि अब मैं जो है वो आपका जो लिस्ट बी है जो आपने मेमोराइज की है उसको टेस्ट करने वाला हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको जो है वो लिस्ट बी मेमोराइज है या नहीं, आपकी स्टोर हाउस में, आपकी मेमोरी में वो रिटेन है या नहीं। तो अब आप जो है वो मुझे लिस्ट बी जो है वो रिकॉल करके दोगे। ये हुआ था स्टेप 3 में। स्टेप 3 में बर्गस्ट्रॉम ने दोनों ग्रुप से लिस्ट बी जो है वो रिकॉल करवाई थी। तो ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, जब उसको लिस्ट बी रिकॉल करने को कहा गया तो वो लिस्ट बी जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जब उनको लिस्ट बी रिकॉल करने को कहा गया तो उस वक्त उनकी
मेमोरी से लिस्ट ए जो है वो रिकॉल हो रही थी। मतलब ये कि लिस्ट ए जो कि पुरानी वाली इंफॉर्मेशन है वो नई वाली लिस्ट बी वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉल होने नहीं दे रही थी। ये हुआ था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों के साथ, जबकि कंट्रोल ग्रुप वाले जो है वो लिस्ट बी जो है वो रिकॉल कर पा रहे थे क्योंकि उनकी मेमोरी में सिर्फ लिस्ट बी ही मौजूद थी। तो ये था प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कि पुरानी वाली इंफॉर्मेशन जो है वो नई वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉल होने नहीं दे रही। सेकंड है हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऑफ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। बर्गस्ट्रॉम ने रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जैसे प्रोएक्टिव में किया। 2 ग्रुप्स थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, और 2 ही लिस्ट थी, एक लिस्ट ए और एक लिस्ट बी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन इस तरह से चेंज हुई कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को लिस्ट ए लर्न करने को कहा गया स्टेप 1 में, साथ साथ कंट्रोल ग्रुप को भी स्टेप 1 में लिस्ट ए को ही लर्न करना था। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेप 1 में दोनों ग्रुप्स को जो है वो लिस्ट ए लर्न करने को कहा गया। फिर उसके बाद कुछ ब्रेक हुआ, उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को स्टेप 2 में लिस्ट बी लर्न करने को कहा गया, जबकि कंट्रोल ग्रुप को कोई लिस्ट लर्न करने को नहीं कहा गया। ठीक है, वो रेस्टिंग फेज में थे। उसके बाद दोनों ग्रुप से जो है उनकी अब यहाँ पे बर्गस्ट्रॉम ने उनकी लिस्ट ए की मेमोरी को असेस करना चाहा। उन्होंने कहा कि अब आपने मुझे लिस्ट ए जो है वो रिकॉल करके बतानी है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको लिस्ट ए रिमेंबर है या नहीं, आप लिस्ट ए को रिकॉल कर सकते हो या नहीं, दोनों ग्रुप से। तो ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको लिस्ट ए रिकॉल करने को कहा गया था वो लिस्ट ए को रिकॉल नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली लिस्ट बी लर्न की थी। तो यहाँ पे लिस्ट बी जो है वो उस लिस्ट ए को रिकॉल होने नहीं दे रही। तो मतलब यहाँ क्या हुआ कि नई वाली इंफॉर्मेशन जो है वो पुरानी वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉल होने नहीं दे रही, नई वाली इंफॉर्मेशन पुरानी वाली इंफॉर्मेशन में इंटरफेयर कर रही है। और जबकि कंट्रोल ग्रुप जो है वो लिस्ट ए को रिकॉल कर पा रहा था क्योंकि उनके माइंड में कोई रीसेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनके माइंड में सिर्फ वही एक लिस्ट मौजूद थी। सो इस तरह से बर्गस्ट्रॉम ने ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिसके रिजल्ट में प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.